हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवंती क्लासेस। माय नेम इज मंजीत भारद्वाज। तो बेटा आज हम जो आपका प्रीवियसली टेस्ट हुआ है उसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो उसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। लेट्स स्टार्ट इट। तो देखिए भाई, सबसे पहला क्वेश्चन था द लसानी टेस्ट। ऑर्गेनिक कंपाउंड इज फ्यूज्ड विद द पीस ऑफ द सोडियम मेटल इन ऑर्डर टू। तो देखो, जब भी हम ऑर्गेनिक टेस्ट करते हैं, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को चेक करते हैं, तो उसके अंदर हम लसानी सॉल्यूशन बनाते हैं। उसके अंदर क्या करते हैं, सोडियम के साथ में रिएक्शन करवाते हैं। लसानी सॉल्यूशन है। अगर आपने ये लेसन कर रखा, बहुत अच्छी बात है। नहीं किया तो कोई बात नहीं। तो सोडियम के साथ सोडियम मेटल को एक छोटी सी ट्यूब, फ्यूजन ट्यूब बोलते हैं, और ये हमारा ऑर्गेनिक सब्सटेंस है। इसके अंदर सोडियम डाल देते हैं, ये ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, और इसको हम हीट करते हैं। ठीक है, और इसे हीट करने का पर्पज क्या होता है, कन्वर्ट द कोवेलेंट बॉन्ड। ऑर्गेनिक में सारे कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं इनटू मिक्सचर ऑफ आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड के अंदर कन्वर्ट करने के लिए ऐसा हम करते हैं। दैट इज द रीजन बिहाइंड दिस। तो ये इसका रीजन है। तो सी इज द राइट ऑप्शन। समझ गए होंगे। नहीं आता था तो अभी याद कीजिए, अगर आता था तो बहुत अच्छी बात है, ताकि आयनिक कंपाउंड जो है वो जल्दी रिएक्शन करते हैं, ऑर्गेनिक वाले रिएक्शन नहीं करते, इसीलिए लसानी टेस्ट में ऐसा किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो करेक्ट स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग रेजोनेटिक स्ट्रक्चर इज। तो रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स हैं, इसके अंदर करेक्ट ऑर्डर कौन सा होगा रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स के अंदर। देखिए, करेक्ट ऑर्डर कैसे निकालेंगे। नेगेटिव पॉजिटिव पास पास है, बिल्कुल सही है। नेगेटिव पॉजिटिव दूसरे पास पास कहाँ है, ये रहे, देखिए। लेकिन यहाँ कार्बन पर नेगेटिव है, जबकि कार्बन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो सबसे पहले तो ये आएगा, ये फर्स्ट नंबर पर आना चाहिए, है ना, सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी में। दूसरे नंबर पर ये आना चाहिए क्योंकि ये पास पास है। तीसरे नंबर पर ये देखो, ये दूर है, यहाँ भी दूर है। लेकिन कार्बन पर नेगेटिव स्टेबल नहीं होता है, नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो तीसरे नंबर पर ये होना चाहिए, और चौथे नंबर पर ये, क्योंकि यहाँ उल्टा हो रहा है। ये स्टेबिलिटी ऑर्डर होना चाहिए। तो वन पर क्या आएगा, वन पर वन वाला आएगा, और टू वाला जो थ्री पर आएगा, थर्ड नंबर पर, है ना। ठीक है, और उसके बाद में फोर्थ नंबर के ऊपर आएगा फोर वाला। तो देखिए ऑप्शंस क्या बनेंगे, व्हाट विल बी द ऑप्शंस। सबसे ज्यादा स्टेबल है पहला, फिर उसके बाद में स्टेबल है दूसरे नंबर पर तीसरे वाला। ठीक है, पहला, तीसरा, फिर दूसरे नंबर पर आता है, फिर तीसरे वाला, मतलब दूसरे नंबर पर आएगा। तो ये ऑर्डर बनेगा बी। बी इज द राइट ऑप्शन। पहला स्टेबल है, फिर तीसरा स्टेबल है। देखिए तीसरा जो दूसरे नंबर पर है ना, फिर उसके बाद दूसरा स्टेबल है, दूसरा जो है वो तीसरे नंबर पर है, तो तीसरे नंबर पर आ रहा है ना, ये आएगा। दैट इज द ऑर्डर। नेक्स्ट देखिए, 28 ग्राम, 0.8 ग्राम है कैजाल्डिस रिक्वायर्ड। ये मेथड है हमारा ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को चेक करने के लिए। नाइट्रोजन की परसेंटेज को चेक करते हैं इसके अंदर। ऑर्गेनिक सब्सटेंस है ऑन कैजाल्ड मेथड, रिक्वायर्ड 20 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 0.2 नॉर्मेलिटी सल्फ्यूरिक एसिड। 0.2 नॉर्मेलिटी सल्फ्यूरिक एसिड चाहिए, 20 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन ऑफ अमोनिया, अमोनिया को न्यूट्रलाइज कर रहा है। तो यहीं से हम स्टार्ट करेंगे। परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन पूछा उसने, तो देखिए सबसे पहले तो H2SO4 की क्या दे रखी इसने, 0.2 नॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी दे रखी। तो मुझे अगर इसकी H2SO4 की मोलैरिटी निकालनी है, तो मोलैरिटी क्या होती है भाई, नॉर्मेलिटी को मल्टीप्लाई कर दो मोलैरिटी से। सॉरी, एन फैक्टर को मोलैरिटी से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो होता है नॉर्मेलिटी। सॉरी, उल्टा बोल गया है ना। तो नॉर्मेलिटी होते हैं। तो देखो क्या आ जाएगा फिर, एन फैक्टर होता है 2, मोलैरिटी हमें पता नहीं, इक्वल होगा नॉर्मेलिटी 0.2। नॉर्मेलिटी दे रखी है, तो मोलैरिटी कितनी आ जाएगी, 2 से डिवाइड हो जाएगा, 0.1 आ जाएगी। ये इसकी मोलैरिटी है। ठीक है, अब 20 सेंटीमीटर क्यूब, इतने मोलैरिटी का सॉल्यूशन आपको दिया जिसका 20 सेंटीमीटर क्यूब उसने यूज किया है, 20 ml कह लीजिए, है ना। तो इसको सॉल्व करते हैं। मुझे मोलैरिटी वाली इक्वेशन उठाऊंगा मैं, तो यहाँ इतने मोल पर लीटर, इसका मतलब 1000 ml। अगर H2SO4 है तो उसके अंदर 1000 ml अगर टोटल सॉल्यूशन है H2SO4 का, ठीक है, ये सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन, रुकिए इसको सही करते हैं, है ना। ये सॉल्यूशन है आपके पास, इतना सॉल्यूशन है, तो उसके अंदर H2SO4 के मोल कितने होंगे भाई, 0.1 मोल। ये गिवन है, ये इससे गिवन है, इससे आपके पास ये आ गया मोलैरिटी, है ना। तो अगर 20 ml में कितने मोल होंगे, बस यही निकालना है। तो भाई 1 ml के लिए कितना निकलेगा, सीधा 0.1 डिवाइडेड बाय 1000। और 20 के लिए कितना, तो यहाँ पर सीधा अगर मैं 20 के लिए निकालू, 1 के लिए निकालेंगे डिवाइड हो जाएगा, 20 ml के लिए निकालेंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 20 ml 20। इतने मोल आ गए आपके पास H2SO4 के। तो इसको थोड़ा प्रीसाइज करते हैं, जीरो हटाते हैं, नीचे आएगा 1000, जीरो जीरो कट जाएगा तो 0.2 रह जाएगा ना, 0.02 मोल। इतने मोल आपके पास H2SO4 है। एक्चुअल में H2SO4 इतना मोल है, यानी कि 20 सेंटीमीटर का क्यूब का मतलब 0.0 1000 है ना, नीचे 002 आएगा।
0.002 है ना, 3 जीरो लगनी चाहिए। 0.02, 0.002 ये आपके पास मोल है H2SO4 एक्चुअल में। अब देखो इतने मोल H2SO4 के लिए इतना ही मोल अमोनिया रिक्वायर्ड होगा ना, न्यूट्रलाइज अमोनिया किया उसने, है ना। क्योंकि क्या चाहिए हमें, जितने मोल H2SO4 है, क्या सॉरी उतना नहीं होगा, एक मोल में 2 मोल हो जाता है। तो देखो 1 मोल, 1 मोल H2SO4 क्योंकि वो 2 H पॉजिटिव आयन छोड़ता है, न्यूट्रलाइज 1 मोल H2SO4 न्यूट्रलाइज इक्वल 2 मोल अमोनिया। इसको थोड़ा सही लिखते हैं, रुकिए थोड़ा सा इसको दूर करके लिखते हैं ना। 1 मोल H2SO4 required equal H2SO4 न्यूट्रलाइज, सॉरी रिक्वायर्ड नहीं, न्यूट्रलाइज इक्वल 2 मोल अमोनिया। 2 मोल अमोनिया के न्यूट्रलाइज करता है। मेरे पास कितना मोल है, 0.2 है भाई, 0.002। तो सीधा 0.002 मोल अगर मेरे पास H2SO4 होगा तो 2 मल्टीप्लाई में 0.002, ये आ जाएगा 0.004 मोल अमोनिया। यहां पर ये आएगा आपके पास NH3 के मोल। अब देखो NH3 के मोल मुझे पता लग गए न्यूट्रलाइजेशन के अंदर, मतलब कितने मोल मुझे चाहिए, परसेंटेज ऑफ। अब इतने मोल अमोनिया में कितने ग्राम होता है, और 28 ग्राम टोटल आपके पास में ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो उसके अंदर नाइट्रोजन भी है, उसमें नाइट्रोजन इतने मोल है ना। तो इतने मोल में कितने ग्राम होगा नाइट्रोजन, अब आपको निकालना है। देखो 1 मोल के अंदर, 1 मोल अमोनिया के अंदर नाइट्रोजन कितना होता है, 1 मोल अमोनिया के अंदर नाइट्रोजन होता है 14 ग्राम नाइट्रोजन। नाइट्रोजन तो 14 ग्राम होगा ना अकेला, 3 हाइड्रोजन है, तभी इसका मोलर मास 17 बचता है। तो आपके पास 0.004 है, 0.00004 ओनली। इतना मोल अगर अमोनिया है तो कितने ग्राम होगा, 14 मल्टीप्लाई 0.004 ग्राम, सॉरी हाँ ग्राम, ठीक है 56, तो ये आ जाएगा 0.056 ग्राम। ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, 14 4 जा 56 होता है, सीधा 56 आ गया। इतने 0.056 ग्राम आपके पास क्या है, नाइट्रोजन है। टोटल था 28 ग्राम। परसेंट निकालना आपको, अब तो निकाल सकते हो ना। परसेंट नाइट्रोजन कितना आएगा, 0.056 डिवाइडेड बाय 0.28, 28 ग्राम था, मल्टीप्लाई में 100। तो अगर इसको सॉल्व करते हैं क्या आएगा, नीचे 3 जीरो आ जाएंगी, ऊपर 2 जीरो चलेगी, तो 1 जीरो बच गई है ना, 1 जीरो यहाँ से कटेगी 10, तो ये आ जाएगा 560 डिवाइडेड बाय 28, ये आएगा। और 28 दूना 56 होता है, तो आएगा 20। तो ये 20% विल बी द राइट ऑप्शन। कैंसिल करके देख लेना, आंसर आ जाएगा आपके पास, नो वरी। तो 20% विल बी द राइट ऑप्शन। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, है ना। जितना H2SO4 चाहिए अमोनिया उसका डबल चाहिए, तो उस हिसाब से हम इसको कैलकुलेट करेंगे और आपके पास में आंसर आ जाएगा, दैट्स इट। चलिए भाई, अब अगला क्वेश्चन करते हैं, फिर भी समझ में ना आए रिपीट द वीडियो। नेक्स्ट, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोनियम आयन। कार्बोनियम आयन अभी पॉजिटिव आयन है, उसकी डिक्रीजिंग ऑर्डर बताना है कि कौन डिक्रीज करेगा। बेंजीन इसको देगा, बिल्कुल सही है। यहां पर देखो ऑक्सीजन बेंजीन को देगा, है ना, OCH3 लगा हुआ पैरा पोजीशन पर, और फिर बेंजीन रिंग इसको देगा, ज्यादा स्टेबल है, मोर स्टेबल, है ना। फिर NO2 तो छीनता है पॉजिटिव चार्ज, ये अनस्टेबल हो जाएगा, ये नहीं आएगा, लास्ट में आना चाहिए। पैरा पर CH3 है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है ना। तो देखो भाई पहले नंबर पर तो ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है और पॉजिटिव चार्ज को स्टेबल कर रहा है क्योंकि OCH3 बैठा है। दूसरे नंबर पर CH3 बैठा है बेंजीन के पीछे, जो कि इस बेंजीन को देगा, और बेंजीन फिर आगे CH2 को आसानी से दे सकता है, तो दूसरे नंबर पर ये आना चाहिए। तीसरे नंबर पर बेंजीन के पीछे कोई नहीं है, ये होना चाहिए। चौथे नंबर पर नाइट्रो, ये तो छीन रहा है बेंजीन से, बेंजीन से छीनेगा तो बेंजीन CH2 पॉजिटिव को नहीं देगी इलेक्ट्रॉन। फोर्थ नंबर पर ये आना चाहिए। आई थिंक सब समझ गए होगे क्या है इसका मेन कॉन्सेप्ट। ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन दे रहा है बेंजीन को, बेंजीन देगा CH2 को, बिल्कुल सही है। यहाँ CH3 इलेक्ट्रॉन दे रहा है बेंजीन को, लेकिन CH3 की टेंडेंसी हाइपर कंजुगेशन से देता है, ये रेजोनेंस से देता है, हाइपर कंजुगेशन की टेंडेंसी कम होती है, इसलिए सेकंड नंबर पर आया। तीसरे पर
बेंजीन खुद दे रहा है, इसको कोई देने वाला नहीं है। चौथे पर बेंजीन से कोई छीन रहा है तो इसको तो कम मिलेंगे, दैट्स इट। तो राइट ऑप्शन क्या होगा, पहले नंबर पर क्या आएगा, दूसरे वाला पहले नंबर पर आएगा, दूसरे वाला पहले नंबर पर बी और सी में है। फिर दूसरे नंबर पर आ रहा है चौथे वाला, चौथे वाला दूसरे नंबर, यानी सी इज द राइट ऑप्शन, यहाँ भी है, सॉरी। और उसके बाद दोबारा देख लेते हैं, तीसरे पर आएगा पहले नंबर वाला, तीसरे पर पहले नंबर वाला, बिल्कुल सही है, ये वाला राइट ऑप्शन है, सी इज द राइट ऑप्शन। आई थिंक दिस इज क्लियर टू एवरीवन, है ना। आगे बढ़े बेटा, सिंपल था, देखने में ही हो गया। Some meta directing substitute in aromatic substance given which is most deactivating, सबसे ज्यादा deactivating कौन सा है। देखो भाई, सी डबल बॉन्ड ओ क्या करता है, इसके ऊपर डबल बॉन्ड होता है, ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन लेगा, कार्बन में पॉजिटिव बनेगा, और ये क्या करेगा, बेंजीन से इलेक्ट्रॉन छीनेगा। बेंजीन से इलेक्ट्रॉन छीनने वाला क्या होता है, मेटा डायरेक्टिंग, ये मेटा डायरेक्टिंग है बिल्कुल। NO2 में खुद NO2 पर पॉजिटिव होता है, ये तो डायरेक्ट बेंजीन से छीनेगा। साइनाइड भी इलेक्ट्रॉन छीनने वाला ग्रुप होता है, ये हमें पता है, अच्छा खासा डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। SO3 में भी डबल बॉन्ड O होता है, और इसी डबल बॉन्ड O की वजह से ये इलेक्ट्रॉन छीनेगा। लेकिन ये सब में इसमें डबल बॉन्ड O है, इसमें डबल बॉन्ड O है, जो कि ऑक्सीजन पहले इलेक्ट्रॉन लेगा, बॉन्ड तोड़ेगा, फिर कार्बन पे या सल्फर पे पॉजिटिव चार्ज बनेगा। इसको ऐसे लिख देते हैं, थोड़ा बेटर समझ में आएगा। ये इलेक्ट्रॉन ले रहा है, इस पे बनेगा पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पर फिनाइल लगा हुआ, तो ये फिनाइल से बाद में इलेक्ट्रॉन लेगा, लेकिन पहला स्टेप इसने चला। सल्फर वाले केस में S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O OH, ठीक है, HSO3 बन गया, यहाँ पर फिनाइल जुड़ा हुआ है, बेंजीन या कुछ भी बेंजीन ही जुड़ेगा, है ना। तो क्या होगा, ये भी ऑक्सीजन यहाँ से लेगा, और फिर फिनाइल से ये इलेक्ट्रॉन लेगा, ठीक है, बिल्कुल ऑक्सीजन इनिशिएट कर रहा है। NO2 में क्या हो रहा है, पीएच के साथ डायरेक्ट NO2 लगा, और NO2 पर सीधा पॉजिटिव चार्ज, ये तो सीधा खींच रहा है भाई, इसको किसी की जरूरत नहीं कि कोई इससे लेगा तो ये देगा, ये नाइट्रोजन पॉजिटिव है, ये तो खींच ही रहा है, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग ये होगा। साइनाइड तो फिर पीछे ही रह गया, बात ही खत्म। तो यानी कि बी विल बी द राइट ऑप्शन, बी होगा आपका क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर, है ना। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, हाई यूपीएससी नेम बताना भाई, क्वेश्चन नंबर 21, हाई यूपीएससी नेम देखो क्या है। OH को हमें प्रेफरेंस देनी है, सीधी सी बात है, पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, डबल बॉन्ड को अंदर लेना पड़ेगा, चौथा कार्बन इसे फोर्थ नहीं कर सकते, ये गलत है। पांचवा कार्बन, 5 कार्बन की चेन पेंटेन होना चाहिए, पेंटेन पेंटेन पेंटेनॉल पेंटेनॉल, ये ब्यूटेनॉल है, ये ब्यूटीन है। सी और बी और डी आंसर कैंसल, ए और सी में से आंसर है। थर्ड कार्बन पर मिथाइल है, बिल्कुल सही है, ये मिथाइल लगा हुआ है थर्ड कार्बन पर। उसके बाद पेंटेन है, 3 इन 2 ऑल, 3 पर 1 2 3 पर इन है, डबल बॉन्ड है, 2 पर OH है, 2 पर ओल है, या दैट इज द राइट ऑप्शन। 2 3 डाई मिथाइल तो है ही नहीं, कहीं पर भी नहीं है, खत्म बात, ए विल बी द राइट ऑप्शन। समझ में आ गया होगा सबको, है ना। नहीं आ रहा, दोबारा रिपीट कीजिए। कंसिडर द थायोल एनायन एंड एल्कोक्सी एनायन, RO और RS नेगेटिव दोनों है। विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट होगी 22वें क्वेश्चन के लिए। RS इज लेस बेसिक बट मोर न्यूक्लियोफिलिक देन RO, बिल्कुल सही है ये स्टेटमेंट। कैसे, RS की बेसिसिटी लेस होती है, वो H पॉजिटिव आयन को नहीं अट्रैक्ट करेगा, बट साइज बड़ा होता है, तो न्यूक्लियोफाइल बहुत अच्छा होता है, न्यूक्लियस को बहुत अच्छे से अट्रैक्ट करता है। और RO लेस बेसिक है, यानी H पॉजिटिव आयन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी होती है बेसिसिटी, ये भी H पॉजिटिव आयन को एक्सेप्ट करेगा, और वो भी करेगा। दोनों में H पॉजिटिव, साइज बड़ा होने की वजह से, इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होने की वजह से S जो है आसानी से H को छोड़कर अपने इलेक्ट्रॉन्स को संभाल सकता है, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन के पास साइज छोटा है, न्यूक्लियर इफेक्ट ज्यादा होता है, वो H को ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, सीधा हिसाब है। यानी अब देखिए, RS नेगेटिव लेस बेसिक होता है, मोर न्यूक्लियोफिल, बट न्यूक्लियोफाइल बहुत अच्छा है, न्यूक्लियस को अट्रैक्ट करेगा, उसके साथ बैठ जाएगा, बट बेसिसिटी इसकी कम होती है। बेसिसिटी और न्यूक्लियोफिलिसिटी में क्या डिफरेंस है, H पॉजिटिव आयन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी को बेसिसिटी बोलते हैं, है ना। और न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, कोई भी पॉजिटिव आयन, कार्बन पर पॉजिटिव आयन अगर इसको कोई अट्रैक्ट कर रहा है, ये न्यूक्लियोफिलिसिटी होती है। तो यानी H को अट्रैक्ट कौन स्ट्रांगली कर रहा है, वो अच्छा बेस होता है। हमें वैसे भी पता है RO नेगेटिव बहुत अच्छा बेस है, गुड बेस, गुड बेस, ठीक है, ये H पॉजिटिव आयन को अट्रैक्ट करेगा, यानी ये इसके ऊपर आसानी से अटैक कर देगा, ये गुड बेस है। और RS साइज बड़ा हो गया S नेगेटिव का, तो इसको अटैक की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, H पर बहुत ज्यादा अटैक नहीं करेगा, क्योंकि इसका न्यूक्लियस भी बड़ा है, इसके इलेक्ट्रॉन्स भी ज्यादा हैं, तो ऑब्वियस है इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करने की टेंडेंसी यहाँ पर, H को जोड़ने की टेंडेंसी यहाँ पर घट जाती है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी बढ़ जाती है, क्योंकि साइज बड़ा है, इलेक्ट्रॉन आसानी से दे सकता है।
ठीक है, लेकिन H को पकड़ के रखे ऐसी टेंडेंसी नहीं है, तो इसलिए ए ऑप्शन ही सही है। बी और सी मोर बेसिक देन न्यूक्लियोफिलिक, ये सब ऑप्शन आप देखेंगे सब उल्टे पुल्टे, तो ए इज द राइट ऑप्शन, सीधा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 23 है, कंसीडर द फॉलोइंग कार्बन आयन। कार्ब एनायन, ये कार्बन आयन है। करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी दिखाना है इसके अंदर, कौन सा ऑर्डर होगा स्टेबिलिटी का, सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा। देखो भाई, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, बेंजीन को इलेक्ट्रॉन मिलेगा, कार्बन के पास ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज है, अनस्टेबल हो जाएगा, ये तो स्टेबल नहीं हो सकता। ये NO2 पर पॉजिटिव होता है, ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग है, ये इसको स्टेबल करेगा, बिल्कुल करेगा। ये नॉर्मल है, तो ये स्टेबल ज्यादा करेगा, पहले नंबर पर ये आएगा सबसे ज्यादा स्टेबल। ये नॉर्मल है, बेंजीन इलेक्ट्रॉन इसका ले सकती है, ठीक है, बेंजीन पर कोई लेने वाला नहीं बैठा, दूसरे नंबर पर ये आएगा। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला बैठा, लेने वाला तो है ही नहीं, तीसरे नंबर पर ये आएगा। ठीक है, ये लोन पेयर अपना डोनेट कर देगा, तो इसको ज्यादा अनस्टेबल कर देगा। तो जो दूसरा जो है वो पहला होना चाहिए, दूसरा पहला कहाँ पर है, सिर्फ एक ही ऑप्शन है, सी इज द राइट ऑप्शन। दूसरे पर पहला है, तीसरा जो है वो दूसरे नंबर पर है, तीसरा दूसरे नंबर पर है, बिल्कुल सही है, और पहले नंबर पर तीसरा आ रहा है, पहले नंबर पर तीसरा आ रहा है, दैट्स इट, राइट ऑप्शन। समझ गए बेटा, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था, है ना। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। द कार्बोकैटायन व्हिच इज स्टेबलाइज्ड बाय मेसोमेरिक इफेक्ट। मेसोमेरिक इफेक्ट क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी, वही रेजोनेंस चलेगा एक डायरेक्शन में, यूनिडायरेक्शनल रेजोनेंस इज मेसोमेरिक इफेक्ट। तो देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 24, कार्ब एनायन कौन सा ज्यादा स्टेबल है, स्टेबलाइज्ड बाय मेसोमेरिक। बेंजीन रिंग क्या करेगी, ये देखो पॉजिटिव है, ये डबल बॉन्ड इधर आ जाएगा, बेंजीन रिंग इसको दे देगी, है ना, यहाँ पर डबल बॉन्ड दे देगी, सिंपल। ये यहाँ जहां पर भी देगी बेंजीन रिंग, ये पॉजिटिव बनेगा, इसके ऊपर हाँ यहीं यहीं पे यहाँ पर डबल बॉन्ड आएगा दोनों के बीच में। ठीक है, फर्दर देखो यहाँ पर तो सिर्फ CH3, ये तो हाइपर कंजुगेशन लगाता है, हाइड्रोजन है ना, हाइपर कंजुगेशन, ये होगा हाइपर कंजुगेशन। ये क्या होगा, यहाँ पर भी हाइपर कंजुगेशन लगेगी, सेम। ऑल ऑफ दिस तो हो ही नहीं सकता, ये है जो मेसोमेरिक या रेजोनेंस इफेक्ट दिखाएगा, ए इज द राइट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। देखिए जरा ये क्या कहता है, ये थोड़ा न्यूमेरिकल टाइप में है। 2 ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन ऑन कंबशन यील्ड 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन ऑक्साइड है, डाइऑक्साइड नहीं कहा इसने, मोनोऑक्साइड भी हो सकता है। 18 ग्राम ऑफ पानी, अब 18 ग्राम ऑफ पानी है ना, 0.18 ग्राम है, सॉरी 0.18 ग्राम है पानी का। तो देखो पानी उसने बता दिया, पानी में हाइड्रोजन कितनी होती है हम निकाल सकते हैं बड़े आराम से, है ना। और कार्बन का भी बताया उसने, कार्बन ऑक्साइड इतना है, टोटल इतना था, 0.2 है वो टोटल है। अगर हम मान ले कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, बट ये प्रॉब्लम कर सकता है, बट हम मानेंगे तो यही कि ये कार्बन डाइऑक्साइड ही बना रहा है, क्योंकि कंबशन कर रहे हैं। कहाँ पर है, ये रहा, कंबशन है, तो ऑक्सीजन इसने नहीं बोला कि लिमिटेड सप्लाई। कार्बन के साथ ऑक्सीजन अगर आप लिमिटेड सप्लाई में बनाते हैं तो CO बनता है। अगर कार्बन के साथ ऑक्सीजन एक्सेस में है, जो कि बताने की जरूरत नहीं होती, तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तो इस केस में कार्बन डाइऑक्साइड ही बनना चाहिए, कंबशन में एक्सेस में ऑक्सीजन होती है। ठीक है, तो हम यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड ही मानेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं भाई, कार्बन डाइऑक्साइड का इतने ग्राम है, 0.44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड है। कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास कितना होता है, कार्बन 12 है, ऑक्सीजन 16 है, 16 जमा में 16 कितना बनेगा, 44 ग्राम पर मोल ये बनता है। एक मोल में 44 ग्राम होते हैं, तो गिवन मास बाय मोलर मास 44 से डिवाइड कर दिया, क्या आ गया, नंबर ऑफ मोल आ गए कार्बन डाइऑक्साइड के, कितने आएंगे, 100 नीचे आ जाएगा, 1 आ गया, 0.01, 0.01 मोल, ये आ गया आपके पास CO2, CO2 के मोल आ गए। ठीक है, मोल गिवन मास बाय मोलर मास, नंबर ऑफ मोल्स आ गए CO2 के। ठीक है, अब कार्बन डाइऑक्साइड के मोल आ गए, तो कार्बन कितना होगा भाई इसमें, एक मोल CO2 के अंदर कार्बन होता है कार्बन इक्वल टू 12 ग्राम, एक ही कार्बन होता है कार्बन डाइऑक्साइड में, तो एक मोल में 12 ग्राम है, तो 0.01 मोल में कितने ग्राम कार्बन होगा। अब आप कहेंगे ग्राम तो दे ही रखे थे, ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड के दे रखे थे, कार्बन के नहीं दिए थे, तो कार्बन के अलग से निकालने हमने। तो 12 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 12 इंटू 0.01, ये आ जाएगा 0.12 एकम 12, पूरा 12 है ना, 12 आ गया। ठीक है, इतने ग्राम आपके पास कार्बन है, कार्बन का पता लग गया। ऑक्सीजन और वाटर का पता लगाएं, वाटर का मोलर मास होता है 18 ग्राम, है ना। H2O कितना होगा,
2 + 16 18 ग्राम पर मोल। एक मोल में 18 ग्राम होते हैं, इसने इतने ग्राम पानी दिया है, तो हम निकाल दें कितना होगा, है ना। तो गिवन मास वाटर का 0.18 डिवाइड बाय मोलर मास 18 ग्राम इक्वल आ जाएगा, ये वाटर के लिए कर रहे हैं, इक्वल आ जाएगा 0 पॉइंट, ये भी 100 0.101, इतने ग्राम ही आपके पास क्या है, 0.01 ग्राम, ग्राम नहीं मोल, मोल मोल सॉरी, इतने मोल आपके पास क्या आ जाएगा, वाटर है। अब देखिए, एक मोल पानी के अंदर एक मोल वाटर है, एक मोल वाटर के पास में हाइड्रोजन कितने होते हैं भाई, हाइड्रोजन के कितने ग्राम होते हैं, 2 ग्राम हाइड्रोजन होती है एक मोल में। तो 0.01 में कितना होगा, सीधा मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 से, तो 0.01 मल्टीप्लाई में 2 इक्वल आया 0.02 ग्राम। अब आपको ये पता लग गया, पानी में हाइड्रोजन के ग्राम पता लग गए, कार्बन के ग्राम पता लग गए, ऑक्सीजन नहीं पता, कोई बात नहीं, हम अब इसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, हाइड्रोजन के ग्राम पता है, कार्बन के ग्राम पता है, तो हाइड्रोजन के ग्राम, कार्बन के ग्राम कितने हैं भाई, 0.12 ग्राम कार्बन है, हाइड्रोजन कितना है, 0.02 ग्राम हाइड्रोजन है, ठीक है। उसने बोला टोटल 0.2 ग्राम दे रखा ऑर्गेनिक सब्सटेंस, तो टोटल तो हमें पता ही है, तो देखो कार्बन का परसेंट निकालें तो 0.12 डिवाइड बाय 0.2, टोटल है ना, गिवन डिवाइड बाय टोटल इनटू 100, ये आ गया कार्बन का परसेंटेज, कितना बना, काउंट कीजिए, पॉइंट ऊपर जाएगा, 10 ऊपर चला गया, 100 नीचे आ गया, तो 10 बच गया, इधर से 10 कट गया, ठीक है, तो एक जीरो यहाँ पर रह गया, तो 60% कार्बन। सॉल्व आप कर लेना अपने हिसाब से, जैसे आपको ठीक लगे, है ना, मैं मेरी तरीके से कर रहा हूँ। हाइड्रोजन देखो कितना होगा, तो हाइड्रोजन का परसेंटेज अगर मैं निकालना चाहूँ तो वो कितना आने वाला, हाइड्रोजन का परसेंटेज 0.02 ग्राम हाइड्रोजन है, टोटल वही 0.2 ग्राम है, इंटू में 100 आ जाएगा, नीचे आया 100 से 100 कट गया, ऊपर 10 चला गया, 2 1 जा 2, सिर्फ 10 आएगा, तो हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन का परसेंटेज जो आ जाएगा वो 10% आ जाएगा। अब आपको ऑक्सीजन का परसेंट निकालना, ऑक्सीजन का परसेंट कैसे निकालें, 100% में से 60% तो कार्बन है और 10% हाइड्रोजन है, तो ऑक्सीजन आ गया 30%, बाकी का बचता हुआ हमें नहीं निकालना किसमें कितना गया, हालांकि ऑक्सीजन दूसरे तरीके से निकाली जा सकती है, जैसे ऑक्सीजन के ग्राम निकाल लो, वाटर में कितने, एक मोल में ऑक्सीजन कितने होते हैं, 16 ग्राम होते हैं, और जितने भी मोल, अब उस ऑक्सीजन के मोल तो नहीं दे रखे उसने, लेकिन उसके ग्राम वहां से निकालो, फिर कार्बन डाइऑक्साइड से भी ग्राम निकालो ऑक्सीजन के, और उसके बाद में दोनों का टोटल करो, फिर उसके मोल से ग्राम निकाल के वैसा ही फॉर्मूला लगा के फिर आप टोटल बाय टोटल कर सकते हो, या फिर सीधा सीधा निकाल सकते हो, चॉइस इज योर्स, कैसे भी करना चाहे, दूसरे तरीके से करके देखिए, ज्यादा याद हो जाती हैं चीजें मुश्किल चीजों से, मुश्किल तरीकों से अगर हम उनको करते हैं तो। राइट ऑप्शन क्या है, ये तो हम भूल गए, ऑक्सीजन 30% है ना, बी, बी इज द राइट ऑप्शन, यस, क्लियर है भाई सबको, आई थिंक ये क्वेश्चन सबको क्लियर हो गया होगा, बी इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। आगे देखते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 26, तो देखो क्वेश्चन नंबर 26 बहुत आसान है, क्लोरीन एच इंटू फोटोन, यानी कि लाइट की प्रेजेंस में अगर क्लोरीन देते हो और क्लोरीन यहाँ पर जुड़ता है, तो ये कौन सा मैकेनिज्म, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है यार, 11th क्लास में बड़े आराम से आपने सबसे पहला मैकेनिज्म यही सीखते हैं हम, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, है ना, ठीक है, तो ये याद होना चाहिए, रिएक्शन याद होनी चाहिए। विच द फॉलोइंग इज एन एरोमेटिक कार्बोकैटायन, एरोमेटिक कौन सा है, एरोमेटिक कार्बोकैटायन, हाँ, एरोमेटिक कार्बोकैटायन पूछा है क्वेश्चन नंबर 27 के अंदर, तो देखो एरोमेटिक कार्बोकैटायन क्या होता है, क्या ये एरोमेटिक है, 4n+2 रूल लगाओ, 4n+2 इक्वल पाई इलेक्ट्रॉन्स, और n की वैल्यू 1 2 3 4 होनी चाहिए, 0 1 2 3 4, तो यहाँ पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4, है ना, तो 4n+2 इक्वल 4, n इक्वल कितना हो जाएगा, 2 माइनस में गया, फिर 2/4, 1/2, नहीं हो सकता, ये एरोमेटिक नहीं हो सकता, n की वैल्यू 0 1 2 3 4 5 6 पूरा होल नंबर होनी चाहिए, ये एरोमेटिक नहीं है। नेक्स्ट वाला ये देखो, ये हमें पता है एरोमेटिसिटी जब हमने पढ़ी थी, 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 4n+2 इक्वल 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, तो n इक्वल क्या आ जाएगा, 4/4 आ जाएगा, इक्वल आ गया 1, तो ये एरोमेटिक है, इसमें 2 है, 4n+2, हालांकि इसमें एरोमेटिसिटी जो है ना, इसको बोलते हैं क्वासी एरोमेटिक, ये इसको जंप करके जाएगा, एनायन है तो क्वासी एरोमेटिक, ये डबल बॉन्ड यहाँ लगेगा ऐसे, ये वाला जो कार्बन है, ये जो बीच में दिखा रखे एक्चुअल में ये ऐसे हो जाएगा, ये कार्बन पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा, यहाँ पर नहीं है,
यहाँ इसको भूल जाइए, और फिर ये एरोमेटिक बन जाएगा, मतलब इसका शेप ऐसा ही होता है, ठीक है, आप ऐसा समझ सकते हैं। फिर उसके बाद में इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, पॉजिटिव चार्ज की वजह से ये इधर आएगा, एरोमेटिसिटी तो इसमें भी चलने वाली है, तो 4n, ये बी वाला ऑप्शन था, ये ए वाला ऑप्शन है, ये हम ए वाला ऑप्शन है, और यहाँ पर हम सी वाला ऑप्शन चलाएंगे, तो देखिए 4n+2 इक्वल टू 2, तो n इक्वल टू क्या आएगा, 2 - 2 0 हो गया, 0/4 आ जाएगा, इक्वल 0, 0 हो सकता है n, कोई दिक्कत नहीं है, तो ये भी है, ये भी है, बोथ बी एंड सी, डी इज द राइट ऑप्शन। यस, क्लियर है बेटा, मुझे लगता है सबको अभी ये क्लियर हो गया होगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अब इसी के अंदर, क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, हाउ मेनी प्राइमरी कार्बन एटम्स आर देयर इन, प्राइमरी कार्बन एटम पूछे यार इसके अंदर, यार इसको सीधा लिख के देख लो यार, बहुत आसान है, CH3 CH2, तो CH2 के साथ में यहाँ CH3 है, और इसके साथ में एक CH है जिसके ऊपर इस तरफ CH3 है, और फिर एक कार्बन है जिसके दोनों तरफ CH2 और CH2 है, और इसके साथ में ये हो गया, फिर CH2 है, CH2 है, दोनों तरफ CH3 है यहाँ पे यार, सॉरी, ठीक है, ये CH3 है, फिर ये CH2 आ गया, सही कर रहा हूँ, C के साथ लगा दिया, CH2 लगा दिया, फिर CH2 है, अच्छा एक और CH2 है, उसके बाद CH3 है। प्राइमरी कार्बन क्या होता है, CH3 वाले सारे प्राइमरी है, 1 2 3 4 5, 5 प्राइमरी कार्बन होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 28 में कैसे पता लगता है, जो कार्बन सिर्फ एक ही कार्बन से जुड़ा हो, ये है एक ही कार्बन से जुड़ने वाला, ये भी देखो, ये वाला CH3 एक ही कार्बन से जुड़ रहा है, ये वाला CH3 भी एक ही कार्बन से जुड़ रहा है, ये वाला CH3 भी एक ही कार्बन से जुड़ रहा है, ये वाला भी एक ही कार्बन से जुड़ रहा है, 5 हो गए। अब बाकी इनके अलावा दूसरा कोई देख लो, ये वाला कार्बन देखो, इधर से भी जुड़ रहा है, इधर से भी जुड़ रहा है, दोनों तरफ से जुड़ रहा है, 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये प्राइमरी नहीं है, ये 2 डिग्री है, ये भी 2 डिग्री है, ये वाला कार्बन देखो, ये 4 डिग्री है, चारों तरफ कार्बन जुड़े हुए हैं, ये वाला कार्बन 2 डिग्री है, ये वाला कार्बन 2 डिग्री है, क्योंकि इसके दोनों तरफ 2 2 कार्बन, तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं आसानी से, सबसे आसान क्वेश्चन आई थिंक सो, है ना। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 है, विच द फॉलोइंग इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू नेगेटिव इंडक्टिव ऑन सब्स्टिट्यूएंट, नेगेटिव इंडक्टिव के हिसाब से कौन सा सही है, ठीक है, तो 29 के अंदर ये क्या कह रहा है, करेक्ट रिस्पेक्ट टू नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट, मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी होगी या एक्सेप्टिंग होगी, जो एक्सेप्ट करता है ग्रुप वो नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट दिखाता है, तो NH2 एक्सेप्ट करता है, OR भी एक्सेप्ट करता है, फ्लोरीन भी एक्सेप्ट करता है, सबसे ज्यादा किसका होगा, तो देखो भाई, फ्लोरीन की नेगेटिव इंडक्टिविटी सबसे ज्यादा, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, फ्लोरीन सबसे ज्यादा होना चाहिए, फ्लोरीन सबसे ज्यादा इसमें है और इसमें है, दोनों में फ्लोरीन सबसे ज्यादा है, उसके बाद में इंडक्टिविटी किसकी ज्यादा होनी चाहिए, यहाँ NR2 है, यहाँ NH2 है, OR तो दोनों में सेम है, ठीक है, तो NR2 और NH2, अब देखो ये साइन सेम है, ठीक है, OR उसके बाद होगा, कोई दिक्कत नहीं है, OR उसके बाद है, फिर उसके बाद NH2 है, ठीक है, तो यानी C इज द राइट ऑप्शन। फ्लोरीन सबसे, अब चलो इसको डिफाइन करते हैं, मुझे ठीक है, सॉल्व तो सही किया, अब मैं आपको डिफाइन करके बताता हूँ, फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा, फिर ऑक्सीजन खींचेगा, फिर नाइट्रोजन खींचेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, बात ही खत्म सीधा, यहाँ पर फ्लोरीन खींचेगा, ऑक्सीजन खींचेगा, फिर नाइट्रोजन खींचेगा, लेकिन नाइट्रोजन को यहाँ दो दो ग्रुप मिले हुए हैं, ठीक है, तो डेफिनेटली ऑर्डर तो ये भी सही है, बी वाला ऑर्डर भी सही है, लेकिन क्या होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू नेगेटिव इंडक्टिव सीक्वेंस, तो करेक्ट सबसे ज्यादा, ज्यादा करेक्ट वाला कौन सा होगा, है ना, ज्यादा करेक्ट वाला ये ही होना चाहिए, क्योंकि ये ज्यादा खींचेगा भाई, पावर इसकी ज्यादा है, इसकी कम है दोनों सही, ऑर्डर दोनों सही है, तो बी में कंफ्यूज मत होना, मोर अप्रोप्रिएट आंसर जो होता है ना, मोर अप्रोप्रिएट आंसर वही राइट आंसर होता है, ये याद रखने वाली बात है, देखो अब इसमें इन्होंने ये गड़बड़ कर दी, ठीक है, ये तो सही नहीं है, ये सही था, ऑप्शन ये भी सही है, दोनों में सेम साइन लगे हुए हैं, तो मोर जब ऐसा लगे कि आपको 2 ऑप्शन सही हो रहे हैं, तो जो ज्यादा अप्रोप्रिएट है उसको निशान लगाना होता है, तो यहाँ पर सी विल बी द राइट ऑप्शन, ठीक है भाई, क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी द फॉलोइंग कार्बोकेटायन इज, कार्बोकेटायन दे रखे हैं, इसका ऑर्डर बताना है कि सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा है, बेंजीन रिंग देखो भाई, बेंजीन रिंग तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होती है, बहुत अच्छे से स्टेबल करेगी इसे, इसके अलावा दूसरा ये देखते हैं, फिर दूसरे वाला, ये क्या है, सिर्फ 2 अल्फा हाइड्रोजन है,
अल्फा कार्बन पर जो हाइड्रोजन होते हैं कार्बन की चेन में, वो इसको स्टेबलाइज करते हैं हाइपर कंजुगेशन से, है ना, हमने जीओसी में पढ़ रखा है ये। तो ये अल्फा हाइड्रोजन कैसे स्टेबलाइज करते हैं, एक यहाँ लगाओ एक यहाँ लगाओ, तो ये अपना बॉन्ड इधर दे देता है, जिससे ये कुछ देर के लिए स्टेबलाइज होता है और ये कार्बन पर पॉजिटिव आ जाता है, फिर ये वाला दे देता है, ऐसे करके घूमते रहता है। तो अल्फा हाइड्रोजन इसके पास कितने हैं, 2 हैं, ठीक है। और ये कार्बोकेटाइन देखते हैं, डबल बॉन्ड है भाई, डबल बॉन्ड अपना इलेक्ट्रॉन दे सकता है बिल्कुल, तो ये ज्यादा स्टेबल होगा। बेंजीन इलेक्ट्रॉन देता है सबसे ज्यादा स्टेबल 3 है, 3 वाला सबसे ज्यादा स्टेबल है, 3 कहाँ है, ए और डी में है। फिर उसके बाद में डबल बॉन्ड अपना इलेक्ट्रॉन दे सकता है सीधा सीधा, हाइपर कंजुगेशन में तो हाइड्रोजन को हटना पड़ता है, तो लेस स्टेबल होता है। तो डबल बॉन्ड पहले नंबर वाला, ये यानी ए इज नॉट राइट आंसर, डी इज राइट आंसर, पहले नंबर वाला, और दूसरे नंबर वाला हाइपर कंजुगेशन से स्टेबलाइज है, तो ये लास्ट में होगा। दैट्स इट फॉर द टुडेज लेक्चर गाइज। मुझे लगता है सारे आंसर्स आपको आ गए होंगे, फिर भी किसी को दिक्कत है तो यू कैन आस्क टू मी। आपके पास में हमारा बिटली लिंक भी है, आप वहां पर भी कुछ चीजों को देख सकते हैं, कुछ लेक्चर्स को देख सकते हैं। थैंक यू गाइज, थैंक यू।